हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है फिर से एक बार। आज हम गोखले बिल 1910-1911 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें दो सन आते हैं, 1910 आता है और 1911 आता है। उसका भी कारण है क्योंकि गोखले जी ने जो प्रयास किए थे प्राथमिक शिक्षा के लिए वो 1910 से ही प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन इसके प्रारंभ की जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है, पहले इसको जानें। तो जिस तरीके से हमारा वुड का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के बाद एक केंद्रीय धारा सभा तैयार हुई थी और उसमें शिक्षा के लिए कुछ नियम बनाए थे या कुछ सिफारिशें लागू की गई थी, परंतु उन पे बहुत अधिकता से उसमें काम नहीं किया था। और ये चीज़ 20वीं शताब्दी में आते आते क्या हुआ कि जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहा था वो थोड़ा और तेज़ हो गया। और उसके बाद उससे क्या हुआ कि मनुष्य के मन में प्रत्येक जो मनुष्य था उसके मन में एक नई आशा जगी, एक नई आकुलता हुई और उन्होंने शिक्षा के रूप में जो है ये सोचा कि शिक्षा का अगर हम प्रसार करेंगे, जितना हमारे जनता हमारी शिक्षित हो जाएगी उतना ही अपने देश के प्रति व्यवहार उसका अच्छा हो जाएगा और वो स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो जाएगी। तो इसी चीज़ को सोचते हुए जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रचार करने की सोची और व्यापक प्रचार के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। और उस दिशा में सबसे पहले जो काम किया था, गणमान्य व्यक्तियों में जो थे, जो माँ सरस्वती के पुजारी बोले जाते हैं, उस समय के जो बड़ौदा नरेश थे महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जो थे, उनका प्रथम प्रयास था और प्रयास भी उनका बहुत उल्लेखनीय था, बहुत ही प्रशंसनीय था। उन्होंने प्रजा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया था बहुत जगह पर। 1892 में उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले उसको जो है अपनी रियासत में और अमरौली तालुका के गांवों में सबसे पहले अनिवार्य किया था प्राथमिक शिक्षा को। फिर और उनकी जो राजाज्ञा थी उसमें यह था कि 7 से 11 वर्ष तक की आयु के सभी लड़के और 7 से 10 वर्ष की आयु की सभी लड़कियां अनिवार्य रूप से प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन करेंगे। जैसे उन्होंने प्राथमिक विद्यालय खुलवाए और उसी हिसाब से प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया और उसमें 7 से 11 वर्ष के लड़के और 7 से 10 वर्ष की लड़कियों के लिए उसे आवश्यक रूप से अनिवार्य किया गया। और ये व्यवस्था पहले उन्होंने केवल 9 गांवों में की थी अपनी रियासत के में, और बाद में 1906 में पहुँचते पहुँचते ये 52 गाँवों में और जो है लागू कर दी गई थी और इसे एक अधिनियम बना करके लागू किया गया था। अब उनके इसी कार्य को देखते हुए जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गोखले जी थे, वो बहुत अधिक प्रभावित हुए बड़ौदा नरेश से और उन्हीं के प्रभाव से प्रेरित होकर के उन्होंने 19 मार्च 1910 ईस्वी को केंद्रीय धारा सभा के सदस्यों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। कहा कि एक तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए और उसके लिए सुझाव क्या दिए वो इस प्रकार हैं। पहला सुझाव था कि जिन क्षेत्रों में 33% छात्र जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन क्षेत्रों में 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए और अनिवार्य कर दी जाए। दूसरा था जो स्थानीय संस्थाएं हैं और जो सरकार है, तो जो शिक्षा पर पूरे वर्ष में जो व्यय किया जा रहा है उसका जो भार है वो ये दोनों लोग मिल करके वहन करें और 1:2 के अनुपात में बांट लें। यानी स्थानीय संस्थाएं और सरकार जो है वो 1:2 के अनुपात में उस व्यय के भार को बांटें और उठाएं। तीसरा था कि जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है उसकी देखभाल करने के लिए एक अलग से सचिव की नियुक्ति की जाए। चौथा, एक अलग से उसके लिए विभाग तैयार किया जाए। यानी पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अलग से विभाग तैयार हो और उस विभाग में एक अलग से सचिव नियुक्त किया जाए जो इस शिक्षा की पूरी तरीके से देखभाल कर सके। पांचवा था कि जो प्रतिवर्ष जो बजट प्रस्तुत किया जाता था सदन में, तो उस बजट के अंतर्गत जो शिक्षा पर हमारा व्यय है या जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई, कितना उनका विकास हुआ, कितना कहाँ कहाँ हुआ, इन सब की जानकारी एक स्पष्ट रूप से तालिका बना करके दी जाए। तो ये उनके 5 सुझाव थे गोखले जी के, जो उन्होंने
जो प्रस्ताव में थे वो उन्होंने 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्रस्तुत किए थे। लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने उस प्रस्ताव पर आश्वस्त हुई और साथ में गोखले जी को भी आश्वस्त किया कि जो है हम इस पर कार्य करेंगे, आप अपना प्रस्ताव अभी वापस ले लें। लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने उस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया और गोखले जी कहते रहे कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। परंतु वो चुप बैठने वालों में से तो थे नहीं गोखले जी, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और 16 मार्च 1911 को पुनः और धारा सभा के सामने एक विधेयक बना करके प्रस्तुत कर दिया। विधेयक यानी बिल बना करके प्रस्तुत कर दिया, जिसे हम गोखले बिल के नाम से जानते हैं। और उसमें उन्होंने कुछ सुझाव और सिफारिशें उनके समक्ष रखी, धारा सभा के समक्ष। तो पहला नंबर, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उन स्थानीय बोर्डों में शिक्षा का अधिनियम लागू करे जिनमें सर्वाधिक संख्या में बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यानी जहाँ सबसे अधिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर ये जो बोर्ड है उसमें शिक्षा का अधिनियम लागू कर दिया जाए। दूसरा था, जब स्थानीय बोर्ड सरकार की अनुमति प्राप्त कर लें तभी इस विधेयक को लागू किया जाए। यानी जो भी बोर्ड चल रहे हैं उस स्थान पर वो पहले सरकार की अनुमति प्राप्त करें, तब वो जो है विद्यालय खोल करके उस विधेयक को लागू करें। तीसरा है, इस अधिनियम को संपूर्ण या किसी अंकित क्षेत्र में भी स्थानीय बोर्ड द्वारा लागू किया जा सकता है। मतलब सारे पूरे हिंदुस्तान में भी लागू किया जा सकता है और किसी पर्टिकुलर स्पेशल क्षेत्र में भी लागू स्थानीय बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। चौथा है, प्राथमिक शिक्षा का जो व्यय है सरकार और स्थानीय बोर्ड दोनों मिल करके 1:2 के अनुपात में कर सकते हैं। पांचवा, स्थानीय बोर्ड शिक्षा कर के माध्यम से भी प्राथमिक शिक्षा के व्यय को पूरा कर सकते हैं। शिक्षा पर एक प्रकार का कर लगा दिया जाए जिसके द्वारा, या कहते हैं ना कि जैसे शुल्क ले लिया जाए जिसके द्वारा शिक्षा के व्यय को पूरा किया जा सके। और 6 से 10 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके अभिभावक अनिवार्य रूप से उन्हें विद्यालय भेजें, अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यानी अनिवार्य शिक्षा के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाए और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, अभिभावक नहीं भेज रहे हैं, तो उन्हें उनके प्रति दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ये उन्होंने कहा। 7वां पॉइंट था, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। और 8वां पॉइंट था, बालिकाओं के लिए भी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने पर बल दिया गया था कि बालकों के साथ साथ बालिकाएं भी अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करें। तो ये उनके विधेयक में और सिफारिशें थीं कि इन सिफारिशों को लागू किया जाए। लेकिन क्या था कि कहते हैं ना कि कुछ चमचे टाइप के होते हैं, तो वो चमचे टाइप के जो हैं वो विधेयक के विरोध में आ गए और सरकार के पक्ष में आ गए। सरकार के चमचे थे और उस समय में जो विधेयक का जो विरोध किया और सरकार ने जो तर्क दिए वो ये हैं कि 17 मार्च 1912 को धारा सभा में जो विधेयक पर वाद विवाद हुआ, पहले खूब वाद विवाद चला और वाद विवाद 17 और 18 2 दिन लगातार चला। भीषण वाद विवाद के बाद में 19 मार्च को और मतदान हुआ और उस मतदान में क्या हुआ था कि 13 वोट तो पक्ष में पड़े विधेयक के में और 38 वोट विपक्ष में पड़े थे और इस विधेयक को गिरा दिया गया, यानी फेल कर दिया गया एक तरीके से। 13 वोटों के उस विरुद्ध जो है 38 वोट डाल करके और सरकार के फेवर में उसको बता दिया गया। और उस समय में क्या था कि जो सरकार के प्रवक्ता थे हरकोट बटलर थे, उन हरकोट बटलर ने गोखले बिल के विरोध में 6 तर्क प्रस्तुत किए थे। कुल मिला के 6 तर्क दिए थे कि ये क्यों गिर गया, क्यों पास नहीं किया गया। उसके लिए उन्होंने कहा था, सबसे पहली चीज़ थी कि जो प्रांतीय सरकारें हैं इस विधेयक को उचित नहीं मानती हैं, यानी जो क्षेत्र की हैं, प्रांत वाली हैं या राज्य वाली हैं, कह सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है भारत देश, तो उन राज्यों में जो प्रांत की जो सरकारें हैं वो इस विधेयक को उचित नहीं मान रही हैं। दूसरा क्या है, समाज का शिक्षित वर्ग भी इसे उचित नहीं मान रहा है। समाज का शिक्षित वर्ग इसलिए नहीं मान रहा कि और कोई पढ़ जाएगा तो वो हमारी बात क्यों सुनेगा, इसलिए वो भी नहीं मान रहा है कि और कोई शिक्षित ना हो। तीसरा है, देश अनिवार्य शिक्षा को लागू करने की हालत में नहीं है, यानी फंड इतना नहीं है कि वो अनिवार्य शिक्षा को लागू कर सके। चौथा है, जनता ने भी शिक्षा की अनिवार्यता प्रकट नहीं की, यानी जनता भी नहीं चाहती कि हम शिक्षित हों, ये उन्होंने चौथा पॉइंट रखा। 5वां पॉइंट रखा, शिक्षा को अनिवार्य करने में प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है,
यानी प्रशासन की ओर से परमिशन लें कि नहीं लें, या कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी, ये प्रशासनिक कठिनाइयाँ हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। और छठा जो अंतिम पॉइंट था वो था कि शैक्षिक कर लागू करने के पक्ष में स्थानीय संस्थाएँ नहीं हैं। जो स्थानीय संस्थाएं थी वो शैक्षिक कर के पक्ष में नहीं थी। तो इस प्रकार जो विधेयक था उसे अनुचित कह दिया गया और अनुचित कह करके उसे बहिष्कृत कर दिया गया। अब आता है इस बिल का प्रभाव क्या पड़ा। काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अस्वीकृत होने के बाद भी सरकार पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। और उसके तरीके से क्या हुआ, अनेक तरीके से हुआ प्रभाव। कैसे, पहला क्या हुआ कि सरकार और जनसाधारण दोनों ही अनिवार्य शिक्षा की ओर ध्यान देने लगे। यानी दोनों मिलकर के विधेयक तो लागू नहीं करवा पाए, पर उसी तरीके से कार्यवाही इन्होंने शुरू कर दी कि जनसाधारण भी और सरकार भी अनिवार्य शिक्षा की ओर ध्यान देने लगे। दूसरा है जॉर्ज पंचम, उस समय में राजा थे कहना चाहिए। तो जॉर्ज पंचम ने क्या किया कि दिल्ली दरबार में प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा कर दी, जो उस समय की एक बहुत बड़ी रकम थी जो उन्होंने घोषणा की थी शिक्षा के लिए। और जॉर्ज पंचम ने क्या 6 फरवरी 1913 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरी जो इच्छा है वो संपूर्ण देश में स्कूलों और कॉलेजों के जाल बिछाने की है, जहाँ से उद्योगों, कृषि और जीवन के समस्त व्यवसायों में कुछ करके दिखाने वाले राजभक्त, निर्भीक और उपयोगी नागरिक शिक्षा प्राप्त करके निकलें। यानी ऐसे निकलें जो देशभक्त हों, राजभक्त हों, पूरी तरीके से देशभक्त हों या ना हों, राजभक्त हों, यानी पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के शासन की चाटुकारिता करते रहें। इस तरीके के वहाँ से नागरिक निकलें और निडर हों, निर्भीक हों और उपयोगी नागरिक, वो इसीलिए उपयोगी नागरिक उनको बोला गया। चौथा पॉइंट था जॉर्ज पंचम की इस शिक्षा को उनके कर्मचारियों ने क्या किया कि इसे एक इच्छा ना मान करके उनके आदेश के रूप में ले लिया गया। उन्होंने जो एक आदेश कर दिया और इसी की वजह से उन्होंने 21 फरवरी 1913 को शिक्षा नीति संबंधी जो सरकारी प्रस्ताव थे प्रकाशित कर दिए, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व स्थिर शिक्षा संबंधी अनेक सिफारिशें दी गई थी। यानी सभी शिक्षाओं पर फिर जोर दिया गया था उनके आदेश के रूप में उसे लेकर के। पाँचवा पॉइंट, गोखले बिल से प्रभावित होकर भारत सरकार ने प्रांतीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने के निर्देश दे दिए। यही बात गोखले जी कह रहे थे कि जो प्रांतीय सरकारें हैं वो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। तो भारत सरकार ने निर्देश दे दिया कि आप लोग ध्यान दें, और इसके फलस्वरूप प्रांतीय सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम पारित कर दिए उन्होंने। और वो अधिनियम किस प्रकार के थे, जैसे कि सन 1919 में पहले पारित किए। वो था, पहला था पंजाब सरकार ने शहर और ग्रामीण बालकों के लिए पारित कर दिया कि उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। ऐसे ही संयुक्त प्रांत ने नगर पालिका क्षेत्र के बालक बालिकाओं के लिए करी। बंगाल में नगर पालिका क्षेत्र के बालकों के लिए किया गया। बिहार और उड़ीसा में नगर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया गया। इसके बाद फिर 1920 में इस चीज़ में लागू किया गया। तो 1920 में बम्बई की नगर पालिका ने लागू किया बालक और बालिकाओं के लिए, दोनों के लिए। और मध्य प्रांत के नगर और ग्रामीण यानी शहरी और गांव के बालक बालिकाओं के लिए मध्य प्रांत ने किया। और उसके बाद लास्ट मद्रास ने भी नगर और ग्रामीण बालक बालिकाओं के लिए अधिनियम बना करके तैयार कर दिए और पारित कर दिए गए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें।